हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एकदम नया चैप्टर इनफैक्ट नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल। इस यूनिट में बेटा टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा सेल डिवीजन और तीसरा बायोमोलिक्यूल। आज की क्लास में हम पहला चैप्टर सेल जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंडेक्स रहने वाला है। इसमें हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ अ सेल, सेल थ्योरी देखेंगे क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे कितने टाइप के सेल होते हैं, क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सेल के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करके बेटा एकदम हीरो लेवल पे इस चैप्टर को लेके जाने वाला हूं मैं आपके लिए। और आज वाली क्लास में ही आप देखोगे कि हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करके अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में सिर्फ आज पहली क्लास है इस चैप्टर की, लेकिन पहली क्लास से कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 तो डायरेक्टली बेसिक से ही पूछे गए हैं। इस चैप्टर में बेसिक बहुत चेक होता है बेटा आपका, कि आप बेसिक समझे हो कि नहीं समझे हो, और वो माइन्यूट लेवल पे ही अगर आप चीज़ों को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को गड़बड़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं ये हम आज ही की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, व्हाट इज अ सेल। ठीक है, तो सेल की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर का नाम है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इसको बेसिक यूनिट क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सेल एक ऐसी यूनिट है जिससे छोटी किसी भी चीज को आप लिविंग नहीं बोल सकते हो। सबसे छोटी चीज जो लिविंग कहलाएगी उसको सेल बोलेंगे। अब सर छोटी का मतलब क्या आप साइज में छोटी बोल रहे हो? आंसर इज नो। ध्यान से सुनना। छोटी का मतलब है कंपोनेंट्स में छोटी। कंपोनेंट्स मतलब एक सेल कहलाने के लिए आपके पास बेसिक कुछ कंपोनेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको एक सेल कहलाना है तो आपके पास एक मेम्ब्रेन होनी बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या फिर कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ज़रूरी है, ये होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपके पास साइटोप्लाज्म या साइटोसोल होना ज़रूरी है। तभी आप क्या कहलाओगे बेटा? सेल कहलाओगे। तो इससे छोटी मतलब कंपोनेंट्स में इससे कम कोई भी चीज़ लिविंग नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको लिविंग कहलाना है तो आपको सेल होना पड़ेगा, कम से कम एक सेल होना पड़ेगा। अब क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं बेटा उसको चार्ट की फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इससे छोटी कोई भी चीज़ लिविंग नहीं हो सकती है। छोटी मतलब साइज में छोटी नहीं कह रहा हूँ, छोटी मतलब क्या? छोटी मतलब कंपोनेंट्स में छोटी। ठीक है, तो कम से कम सेल होना तो ज़रूरी है अगर आपको लिविंग होना है तो। उसके बाद बेटा फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट, ठीक है, का नाम है एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। याद रखना है, लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल को जिसने डिस्क्राइब किया ही वॉज एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा अगर आपने बोला सर कि सेल से छोटी कोई भी चीज़ लिविंग नहीं होती है तो सेल लिविंग है, इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं आपके पास। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट है उसको यूनिसेलर, और जिनमें मल्टी सेलर सेल्स हैं वो मल्टी सेलर हो गए। ठीक है, यूनिसेलर की बात करें तो आपको ये गलती से भी नहीं समझना है कि सर एक सेल है तो इनमें कुछ कमी होगी। ठीक है, मतलब मल्टी सेलर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस में जो यूनिसेलर नहीं कर रहे हैं, नहीं, सारी लाइफ प्रोसेसेस यूनिसेलर भी परफॉर्म कर रहे हैं और मल्टी सेलर भी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और आपकी बॉडी की बाकी प्रोसेस, सर्कुलेशन वगैरह, ये सब यूनिसेलर भी करता है और ये मल्टी सेलर भी करता है। बस फ़र्क क्या है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, पिछली यूनिट्स में भी डिस्कस किया है कि यूनिसेलर के अंदर आपको कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, बेचारे एक ही सेल को सारा लेबर, सारा काम करना पड़ता है, तो कोई डिवीजन नहीं है। जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स हैं, और कुछ केसेस में ये सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, और कुछ केसेस में टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, और फिर हायर केसेस के अंदर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जिसमें एक एक ऑर्गन सिस्टम, एक एक टिश्यू अपना अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, एक एक सेल काम अलग कर रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने काम को बांट लिया। जबकि मैं यूनिसेलर की बात करता हूं तो बेचारे को एक ही सेल को सारा काम करना है। दिस इज कॉल्ड एज नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बांट लेना। ठीक है, अरे काम तो तभी बांटोगे ना जब मल्टीपल चीजें आपके पास होंगी, राइट? ठीक है, आप प्रोजेक्ट ग्रुप में काम करोगे तभी तो आपस में बांट पाओगे। ठीक है, कि लिखने का काम तू कर ले, मैं आर्ट एंड वर्क मैं कर लेता हूँ।
ठीक है, बाकी मॉडल का काम कोई और कर लेगा, तो आप बांट सकते हो। जबकि आपको अकेले काम करना है तो सब कुछ आपको करना है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पे इतना डिस्कशन किया। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने के केपेबल हैं, और दूसरा दे परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब सारी लाइफ प्रोसेसेस कर सकते हैं। आपको इनको कम नहीं समझना है मल्टी सेलर से। यूनिसेलर भी लिविंग है, सेल्स के बने हैं, मल्टी सेलर भी लिविंग है, सेल्स के बने हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ सेल वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने निपटा दिया, कैसे, एक चार्ट की फॉर्म में। चलो अब हम आ जाते हैं बेटा सेल थ्योरी पे। अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं तो दो साइंटिस्ट का इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सेल थ्योरी को प्रिपेयर करने में। एक है बेटा मैल्थियस श्लिडन, ये बॉटनिस्ट थे। कभी कभी इसी पे क्वेश्चन आ जाता है प्रीवियस ईयर में कि बॉटनिस्ट कौन था। तो श्लिडेन जो थे बेटा वो बॉटनिस्ट थे, ऑब्वियसली इन्होंने प्लांट पे स्टडी करी होगी, और इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने बोला कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स अलग अलग टाइप के सेल्स के बने हैं, विच फॉर्म अ टिश्यू ऑफ प्लांट, और अलग अलग टाइप के टिश्यू भी बनाते हैं। तो प्लांट के सेल्स बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, और वो टिश्यू भी अलग अलग टाइप के बनाएंगे। ठीक है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स देखोगे अलग दिखेंगे आपको, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, तो ये सब में क्या है, अलग अलग टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है। ये ऑब्जर्वेशन करी बेटा इस बॉटनिस्ट ने प्लांट पे स्टडी करके, खूब सारे प्लांट स्टडी किए। ठीक है, और ऐसी ही कुछ ऑब्जर्वेशन बेटा श्वान, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, ये याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन आता है। जूलॉजिस्ट कौन थे, श्वान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया। ठीक है, एनिमल सेल को स्टडी किया, और इन्होंने रिपोर्ट किया दैट सेल हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया, बस इन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट सेल, जितने भी एनिमल सेल हैं, उन पे जो बाहर की कवरिंग है ना, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको एक और बात याद रखनी है जो यहाँ लिखी नहीं है, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ, कि इन्होंने ही बताया कि प्लांट सेल के पास, एनिमल पे नहीं है, ओनली प्लांट सेल हैव सेल वॉल। सेल वॉल, इन्होंने बोला सिर्फ प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, किसी भी एनिमल सेल के पास बाहर से कवरिंग या सेल वॉल नाम की चीज प्रेजेंट नहीं है। वो इन्होंने बोला है, शॉन ने, याद रखना है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्वेश्चन आ जाए, आपको लगेगा कि सर प्लांट पे काम तो श्लिडन ने किया था, तो आपसे पूछेगा कि आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लांट के अंदर सेल वॉल है, वो बताओ किसने दिया, तो आप श्लिडन ना टिक कर रहा हो, तो शॉन ही आंसर। समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, हुआ क्या, स्लिडन और शॉन ने मिलकर अपनी एक स्टेटमेंट दे दी कि जितने प्लांट है, जितने एनिमल है, वो सब सेल या सेल के ही किसी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने दे दी, लेकिन इनकी स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, गड़बड़ मतलब एक कमी रह गई, उस कमी को पूरा किया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो की जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरी है, उसको सेल लीनियस थ्योरी भी बोलते हैं। आप इसको स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मतलब ये नाम स्किप कर सकते हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रुडोल्फ विर्चो ने बोला अपनी भाषा में, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना अपने एंट्रेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मार्क कर ही लो बेटा। ठीक है, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। इसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो नए सेल्स आ रहे हैं एक्चुअल में वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट दी बेटा किसने, रुडोल्फ विर्चो ने, याद रखना है। एक बार आपके लिए कंपाइल कर देता हूं, दोबारा सुनना। श्लिडन जो है वो बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्लांट में अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं जो कि अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद श्वान जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मिलती है, और इन्होंने एक और बात बोली कि जितने भी एनिमल सेल हैं उनमें आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। सिंपल सी बात इन्होंने बोली। फिर आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऐड करी, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या हुआ, न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहां से, अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो। क्या लगता है बेटा, ये जो साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, इसने कौन सी प्रोसेस के और जो है इशारा किया, नए सेल्स पुराने सेल्स से आ रहे हैं, तो क्या आप सोच पा रहे हो वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स की मदद से? बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर आप सोच पाए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिससे पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, तो नए सेल्स पुराने सेल से ही बन रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सी प्रोसेस से बन रहे हैं, बाय सेल डिवीजन, जो कि हमारा अगला चैप्टर रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया। चलो इसी के साथ एनसीईआरटी आपकी लिखती है कि अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं, अब उसको आज कैसे पढ़ा जाता है। तो दो स्टेटमेंट लिखी हुई है बस, एक्चुअल में सेल थ्योरी बहुत लंबी है, बट ये दो स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में निकाल के लिखी है, इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो कहता है, पहली स्टेटमेंट बोलती है सेल थ्योरी की, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स।
अब सेल का बना है या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल? प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब सेल का ही बना हुआ प्रोडक्ट विच इज टिश्यू, या तो टिश्यू का बना होगा या फिर सेल का ही बना हुआ क्या ऑर्गन, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन भी बना दिए, ठीक है, एट दी एंड तो ऑर्गन भी सेल का ही बना है ना, और उसके बाद या फिर क्या ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो वो बोल रहा है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें या तो सेल मिलेगा या प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हुए होंगे वो, ठीक है। एंड अगली स्टेटमेंट जो है बेटा रुडोल्फ विर्चो की दी हुई, स्पेशली ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। दिस इज सेल थ्योरी। एग्जाम पॉइंट, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं मॉडर्न सेल थ्योरी देने के लिए? 3, श्लिडेन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो। मेरी बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है। अब बेटा अगर मैं बात करूं सेल की, तो आपके पास 2 टाइप के बेसिक सेल मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है या उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास एक सेल है और इस सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, बस जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है और साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो 3 चीज़ें दिख रही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म, ऊपर ऊपर से देखने में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है, उसके ऊपर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसे सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। और दूसरा सेल कौन सा होता है सर? दूसरा सेल जिसके पास आपको क्या दिखता है बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखेगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है बेटा कैरियोथीका। आज के बाद याद रखना, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, याद रख लो, इसको ऐड कर लो अपनी बायोलॉजी की डिक्शनरी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियन? कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और थीका मतलब कवरिंग या लेयर, ठीक है, थीका मतलब कवरिंग या लेयर। तो कैरियोथीका किसका दूसरा नाम है? कैरियोथीका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा फटाफट से, 2 टाइप के सेल कौन कौन से बताए सर ने? एक तो बताया प्रोकैरियोटिक सेल और एक बताया यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियन मतलब होता है, अभी बताया, शाबाश, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस हो, पुराने टाइप का न्यूक्लियस मतलब जिसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है और वेल डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस, मतलब उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। एंड व्हाट इज यू? यू भी अगर आप पहली बार सुन रहे हो अपने जीवन में तो याद रखना, यू मतलब होता है ट्रू। यू मतलब क्या होगा? ट्रू। और कैरियन मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो जिनमें ट्रू टाइप का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक। सिंपल, ठीक है, एकदम बेसिक से चलते हुए। अब मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास नो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। डीएनए इज इन द न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा? पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। पैक्ड डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इस रीजन को? न्यूक्लियोइड। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोइड मतलब प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैक जो होता है जिस फॉर्म में, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सिंपल, न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद ट्रू न्यूक्लियस होगा विद न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, और पैक्ड होगा पूरा न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस। साइज की बात करें तो आपको ये बात समझनी है कि प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज आते हैं, तो इस अर्थ पे जितने बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं नेचर में, सारे के सारे, ठीक है। साइज की बात करें तो जनरली छोटे होते हैं बेटा। कितने छोटे? 0.1 से 5 माइक्रोमीटर। आप यहाँ पे साइज नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट याद रखना कि ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। साइज यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अभी छोटे और लार्ज याद रखो आप, कि छोटे साइज में कौन होंगे? प्रोकैरियोटिक, अच्छे खासे छोटे होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे छोटे। और यूकैरियोटिक क्या हो गए बेटा? बड़े हो गए। ऑर्गेनल्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, गोल्जी एपरेटस ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब के सब क्या हैं? ऑर्गेनल, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनल की बात करूं तो प्रोकैरियोट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं होगा जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो,
ठीक है। और दूसरा क्या बोला मैंने, यूकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यूकैरियोटिक में सारे टाइप के ऑर्गेनल दिखेंगे जिन पे मेम्ब्रेन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सारी प्रेजेंट होंगी। ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या मैंने ये बोला कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनल नहीं है, या ये बोला प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। सोचो, मैंने ये बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, इसका मतलब ऑर्गेनल तो हो सकती है सर, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए उस ऑर्गेनल पे। बहुत ही सही। इसका मतलब सर ऐसी ऑर्गेनल का नाम बताओ फिर जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, मतलब प्रोकैरियोट। व्हेनेवर ऐसे बैक्टीरिया, आज से आपको याद रखना है वो प्रोकैरियोट है, कि सर बैक्टीरिया में ऑर्गेनल तो है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो कौन सी ऑर्गेनल बोल रहे हो आप? तो मैं राइबोसोम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम इकलौती ऐसी ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट में भी होती है। ठीक है, अभी देखेंगे। उसके बाद बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए जो होता है बैक्टीरियाज के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो सर्कुलर होता है और विदाउट हिस्टोन। हिस्टोन बेटा वो प्रोटीन होता है जिसके ऊपर डीएनए चिपका हुआ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन कहाँ दिखता है आपको? यूकैरियोट्स में, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हिस्टोन आपसे पूछे कोई भी क्या होता है, मतलब प्रोटीन। हिस्टोन एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है। प्रोटीन तो होगा यहाँ पे कोई दूसरे टाइप का होगा जिस पे डीएनए चिपका हुआ है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा हिस्टोन के बारे में जब इसी चैप्टर में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। वहाँ पे हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए की पैकेजिंग की बात करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो टेंशन की बात नहीं है। जबकि यूकैरियोट में लीनियर डीएनए होता है, मतलब सीधा सीधा होगा डीएनए, सर्कुलर नहीं होगा, हिस्टोन होगा। और आपको यहाँ पे क्रोमोजोम दिखते हैं। कहाँ पे? यूकैरियोट में क्या दिखेगा? क्रोमोजोम्स। ठीक है। सेल डिवीजन कैसे होती है बेटा? बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन से होती है, ये ऑलरेडी नो। हमारे में माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस, दो टाइप की होती है। ये अगले चैप्टर में दोनों को ही अच्छे से खोल के देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। ठीक है, हमारे में दो टाइप की सेल डिवीजन। नेक्स्ट बेटा, राइबोसोम की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर स्मॉलर राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में, हम यूकैरियोट्स हैं, प्लांट यूकैरियोट्स हैं, बड़े राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होंगे वो उनका साइज होगा 70S। ठीक है, एस क्या होता है? तो डेंसिटी और साइज नापने के राइबोसोम की एक यूनिट है एस। ये यूनिट के बारे में पढ़ाऊंगा जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए समझो कि छोटे वाले 70S वाले कहाँ पे प्रेजेंट है? राइबोसोम, प्रोकैरियोट में। और 80S कहाँ पे प्रेजेंट है? यूकैरियोट में। उसके बाद बेटा सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और किस चीज की बनी होती है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकेन। पॉइंट टू बी स्टार मार्क्ड, पॉइंट टू बी स्टार मार्क, कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है प्लांट और फंगस में, लेकिन एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट और फंगस में प्रेजेंट है। प्लांट में प्रेजेंट है सेल्यूलोज की और फंगस में प्रेजेंट है काइटिन की, ये भी याद रखना है। और एनिमल में नहीं होती है सेल वॉल। रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर। और यूकैरियोट की बात करें तो ए सेक्शुअल तो होगी होगी, सेक्शुअल भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम तो बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर इनके अंदर दो तीन एग्जाम्पल और आ सकते हैं आपके पास। बैक्टीरिया की ही फर्दर एग्जाम्पल है बेसिकली ये ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। या फिर आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ। ठीक है, माइकोप्लाज्मा याद रखना है। जबकि प्लांट, एनिमल, फंगस, प्रोटिस्टा, ये सब के सब किस में आते हैं? यूकैरियोट में। ठीक है, और प्रोकैरियोट जो है वो किस किंगडम में आते हैं आपसे कोई पूछेगा तो याद रखना है बेटा, एक किंगडम होता है मोनेरा, उसके अंदर ये सारे बैक्टीरियाज आते हैं। जबकि बाकी बचे हुए जो 4 किंगडम है, टोटल 5 किंगडम होते हैं हमारे पास, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मोनेरा आ जाएगा बैक्टीरिया में, प्लांट, एनिमल, फंगस और प्रोटिस्टा ये सब आ जाएंगे यूकैरियोट्स में। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। मतलब सेल के अंदर जितनी सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है। इसलिए दिस इज द मेन एरिना। ठीक है, ये मेन एरिया है जहाँ पे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, बोथ प्लांट में भी और एनिमल में भी। ठीक है, क्यों? वेरियस केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर हो रही है वही सेल को लिविंग स्टेट में रखती है, जिंदा रखती है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो भी मैं ऐड करवा देता हूँ आपको, कि जो साइटोप्लाज्म होता है, याद रखना है, जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, दैट इज सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड।
ठीक है, पूरा फ्लूइड नहीं है बेटा, जेली लाइक होता है बेसिकली, ये पूरा फ्लूइड नहीं होता है। साइटोप्लाज्म ये एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को बेटा अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और ये हमने एनिमल और प्लांट बेसिकली यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं बेटा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस पे, जो कि आपकी एनसीईआरटी डायरेक्टली लिखती है और इन पे एमसीक्यूज बार बार बनते हैं। हर साल अलग अलग एंट्रेंस में ना जाने कितने ही क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, वो बोल रहा है सेल हैव डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। इस दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर शेप, साइज और एक्टिविटी ऑफ सेल अलग अलग होता है। इनफैक्ट सेल को काम क्या करना है, एक्टिविटी क्या करनी है, उसी बेसिस पे सेल का शेप और सेल का साइज डिसाइड होता है। ठीक है, कि कहाँ पर प्रेजेंट है, काम क्या कर रहा है, उस बेसिस पे उसका शेप होगा और उसी बेसिस पे उसका साइज होगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेटा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कितना छोटा हो सकता है ये, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, इतना छोटा हो सकता है। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है पीपीएलओ, याद रखना है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एच गलती से आ गया, एन आएगा यहाँ पे, न्यूमोनिया, PNEU, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, याद रखना है इसी को ही, माइकोप्लाज्मा को ही क्या बोला गया, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक डिसीज करते हुए दिखे इसलिए इनका नाम रख दिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इसमें क्या किया, इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा हैविंग साइज ऑफ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये भी एक टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है जिसका साइज बाकी एवरेज माइकोप्लाज्मा से क्या है, कम है। माइकोप्लाज्मा ही है लेकिन एवरेज माइकोप्लाज्मा का साइज एनसीईआरटी में दिया है 0.3, लेकिन इनका साइज कितना होता है, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, याद रखना है आपको ये। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक लेंथ होती है, यही वाली याद रखनी है, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, इस अर्थ का लार्जेस्ट सेल कौन सा हो गया, ऑस्ट्रिच एग। हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया, ह्यूमन आरबीसी। लिखा नहीं है बट पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कितना हो सकता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर हो सकता है। और हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया बेटा, आपका लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल, ये बेटा 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं एक नर्व। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही लंबा सेल है हमारी बॉडी का। तो ये हो गई बेटा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, एमसीक्यू के लिए कराई गई। अब बेटा शेप के बेसिस पे क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद देयर फंक्शन। यही मैंने बताया कि शेप ऑफ सेल डिपेंड करती है बेटा कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। असर्शन दे देगा आपको, द शेप ऑफ सेल हैव नो रिलेशनशिप विद इट फंक्शन, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा असर्शन। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद शेप कैसी कैसी हो सकती है, बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक। ठीक है, और इरेगुलर। और ये चीज़ मुझे आपको बताने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि पिछला चैप्टर जब हमने एनाटमी पढ़ा है, ठीक है, प्लांट में भी पढ़ी एनाटमी और एनिमल में भी पढ़ी एनाटमी, दोनों के अंदर हम जो सेल्स पढ़ रहे थे वो एक ही टाइप के पढ़ रहे थे कि अलग अलग शेप के। आपको याद आ रहा है कि हमने अलग अलग शेप के पढ़े हैं सेल्स, राइट, गुड। अब एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दिए हैं, मेरा कंसर्न ये है कि आप इनमें से किसी भी डायग्राम को देख के कहीं ऐसा ना हो पेपर में कि पहचान ही नहीं पा रहे हो, नीट के पेपर में यहाँ से डायग्राम दे दिया तो, इसलिए बस ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ह्यूमन आरबीसी ऐसे दिखते हैं बेटा, एक तो राउंड होते हैं और बाइकॉनकेव। ये स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा कंसर्न ये है कि आपको ये हो सकता है कि डाउट ना हो जाए। तो बेटा ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल कैसा होता है, टिक्की जैसा। ठीक है, टिक्की जैसा, लेकिन जब आप इसको साइड वाइज देखोगे, साइड से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, बाइकॉनकेव। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप क्या करो बेटा, एक क्ले का टुकड़ा लो, ठीक है, उसको एक डिस्क शेप में ऐसे कर लो, ठीक है, गोला बना दो उसका, डिस्क शेप का चपटा। फिर क्या करो, एक साइड से भी अंगूठे से उस पर डिप्रेशन डाल दो और पिछले वाली साइड से भी क्या करो, अंगूठे से डिप्रेशन डाल दो। और फिर जब आप इसको साइड से देखोगे, साइड से, तो आपको पता चलेगा कि ये एक साइड से भी कॉनकेव हो गया है, दूसरी साइड से भी कॉनकेव हो गया है। तो इसीलिए याद रखना है, होता तो डिस्क शेप का है, ठीक है, होता तो डिस्क शेप का है, सर्कुलर राउंड है बेसिकली, लेकिन जब आप साइड से देखोगे तो बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। ह्यूमन की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह पे, न्यूक्लियस हटाकर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर करने के लिए जगह बनाई जा रही है। ठीक है, तो आपको ये दोनों डायग्राम दिख रहे हैं, शेप लिखी हुई है। अगर मैं वाइट ब्लड सेल्स की बात करूँ तो एमीबॉयड होते हैं, और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पे दिख रही है कि वाइट ब्लड सेल जो हैं उनका न्यूक्लियस कोई एक शेप का नहीं है, इनमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस दिखते हैं, चेक करो, न्यूक्लियस का शेप एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप का है। ठीक है, और ये एमीबॉयड है, एमीबॉयड मतलब जिसकी एक फिक्स शेप ना हो, अलग अलग शेप, और खाते भी अमीबा की तरह ही हैं, जैसे अमीबा सूडोपोडिया की मदद से या एनगल्फ करके या फैगोसाइटोसिस जिसको हम कहते हैं उसकी मदद से खाता है अपने खाने को, ऐसे ही आपके डब्ल्यूबीसीज भी, बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज फैगोसाइटोसिस से अमीबा की तरह इन्फेक्शन को निपटा के ख़त्म करते हैं।
ठीक है, WBC की बात कर रहे हैं। कॉलमनर सेल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लॉन्ग एंड नैरो मतलब लंबे लंबे सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस बेस पे आ जाता है, राइट। याद आ रहा है, कॉलमनर एपिथेलियम। नहीं आ रहा तो नोट्स रिवाइज करो, और अगर नोट्स नहीं है इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी है, नहीं देखी है तो जाकर देख लो बेटा, ठीक है, देख लो ज़रूर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे बेटर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं लिख कर देता हूँ, मेरे से साइन करा लो, ठीक है, इसलिए जाओ और देखो। नेक्स्ट नर्व सेल। नर्व सेल यू ऑलरेडी नो कि ब्रांच होता है और लॉन्ग होता है। नर्व सेल का डायग्राम भी हमने पिछले चैप्टर में देखा है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रैकीड की बात करेंगे बेटा, तो ट्रैकीड जो हो गया बेटा जाइलम का पार्ट होता है प्लांट के अंदर, तो ये प्लांट सेल हो गया, और ये कैसा है नेचर में? इलोंगेटेड, लंबा है। मीजोफिल। मीजोफिल भी हम देख चुके हैं प्लांट के केस के अंदर, राउंड और ओवल होते हैं बेटा, और इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। ये एक टाइप का पैरेनकाइमा होता है। क्या होता है? पैरेनकाइमा। इतना डेप्थ में आएगा नहीं, बट स्टिल ये सारे के सारे डायग्राम जितने यहाँ पर हमने मेंशन किए सब आपने देख लिए, कि अब एग्जाम में आ गए तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपके सामने बेटा कंपाइल कर रहा हूँ मैं, कि इन जनरल हम जो है सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में इस दुनिया के सारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे। तो व्हेनेवर आई से बैक्टीरिया, आपके दिमाग में प्रोकैरियोटिक सेल आना चाहिए। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इनके पास डीएनए तो होगा लेकिन डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा। क्या ऑर्गेनल एब्सेंट होगी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होगी? मेम्ब्रेन बाउंड। तो सर कौन सी ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है इनके अंदर? राइबोसोम। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट में कॉमन ऑर्गेनल है राइबोसोम, और राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहीं से दिमाग में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मेम्ब्रेन वाला कोई भी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सेल साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट के अंदर बेटा दो टाइप के, प्लांट और एनिमल। अब इनमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं, वैसे इनको डिस्कस हम यूकैरियोट में ही करेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं सेल का, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेलुलोज की होगी, यहाँ लिख नहीं रहा हूं, ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी। प्लास्टिड होते हैं बेटा, प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा और भी टाइप के प्लास्टिड होते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होना सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्लांट में। एनिमल सेल में कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए सेल वॉल एनिमल सेल में भी एब्सेंट है, और प्लांट एनिमल सेल में सेल वॉल भी एब्सेंट है और प्लास्टिड भी एब्सेंट है। जबकि एक स्ट्रक्चर होता है बेटा सेंट्रियोल, ये क्या करता है? ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन हेल्प करता है क्रोमोसोम को सेपरेट करने में। ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पीछे भी रीजन है कि एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट है और प्लांट सेल में क्यों एब्सेंट है, ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप ये बात याद कर लो कि सेंट्रियोल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ एनिमल का, प्लांट सेल में नहीं दिखेगा आपको। दूसरी बात, वैक्यूल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल विल बी एब्सेंट। और इफ प्रेजेंट ध्यान सुनना, इफ प्रेजेंट प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस मतलब एब्सेंट। इफ प्रेजेंट दे विल बी स्मॉल एंड स्कैटर्ड, छोटे होंगे और बिखरे हुए होंगे अगर प्रेजेंट हुए तो, ठीक है। बाकी यही सेल्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। आज की क्लास ओवरव्यू वाली क्लास के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको तीन ही टॉपिक पढ़ने बच जाएंगे, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल जिसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल साथ में कंप्लीट करेंगे, और बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट, किसमें प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट, किसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट, और किसमें वैक्यूल प्रेजेंट और किसमें एब्सेंट। याद रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं जो आपको किसी किताब में एज सच डायरेक्टली नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सारे के सारे ऐसे सॉलिड कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले साल पीएमटी या प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर या अंडर ग्रेजुएट लेवल के नीट एग्जाम में या एआईपीएमटी में बार बार पूछा गया है। एम्स ने इतनी बार ये क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको, ये टॉपिक्स स्टेटमेंट में एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो ध्यान सुनना। अगर मैं बात करूं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आपको पता है कॉमन नेम, ये सारे बेटा मैंने क्या किए हैं, ऑर्गेनल के कॉमन नेम निकाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो यहां से आप थोड़े बहुत फंक्शन भी समझ पाओगे जब मैं समझाऊंगा। तो जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन या एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। आपको सिर्फ फंक्शन समझते जाना है, यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि एक एक ऑर्गेनल को एकदम डिटेल में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है उस चीज़ का। न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा कंट्रोल सेंटर या सीपीयू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए है, तो सेल के जितनी भी फिनोटाइप है, मतलब सेल के जो कैरेक्टर्स हैं, वो कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास डीएनए प्रेजेंट है, तो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वो सब। राइबोसोम की बात करें बेटा तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, और ये ऐसा ऑर्गेनल है जो बैक्टीरिया और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा, प्रोटीन बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन को असेंबल करने में, ठीक है, प्रोटीन को असेंबल मॉडिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी कौन से वाला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसकी सरफेस पे राइबोसोम हो।
नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी बस इसका कॉमन नाम याद कर लो। दूसरा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला अगर बात करूं तो इसको लिपिड फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता होगा? क्योंकि लिपिड बनाता है। स्मूथ वाला, रफ वाला प्रोटीन के असेंबली में हेल्प कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है, और जबकि स्मूथ वाला क्या कर रहा है? लिपिड की फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट। और बेटा ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना बड़ा होता है सेल के अंदर कि, और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है सेल टू सेल चीजों को, इसीलिए इसको हाईवे ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हाईवे ऑफ द सेल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं, ईआर की। गोल्जी एपरेटस की बात करूं बेटा तो इसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल के बाहर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होनी है तो इसको पैक करने का काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस। इसलिए गोल्जी एपरेटस को पैकेजिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। याद रखना है, पैकेजिंग फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग फैक्ट्री क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है और उसको पैक होना है, या किसी भी प्रोटीन या स्ट्रक्चर को या केमिकल को सेल के अंदर रहना है और पैक होना है। पैक मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा देना। मेम्ब्रेन और अंदर क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है, या प्रोटीन प्रेजेंट है, या केमिकल्स प्रेजेंट है, तो इसको पैकेट बोलते हैं, या वेसिकल। तो पैकेट को पैक करने का काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम बेटा रिसाइकलिंग सेंटर बोला जाता है, या फिर इसको आप कह सकते हो क्या? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों? क्योंकि ये फटे तो पूरे सेल को निपटा देंगे, और सेल को निपटा के क्या करेंगे? उनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर देंगे, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाकी सेल फिर ग्रो कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेल की एज जब हो जाएगी, लाइफ स्पैन कंप्लीट होगा, तो उसको मरना है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है किसी भी सेल के अंदर समझने का? किसी भी सेल के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी सेल में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये लाइजोसोम फटकर सेल को ही किल कर देंगे। ठीक है, तो सेल किल हो गया तो वो पैथोजन भी क्या हो गया? किल हो गया, इन्फेक्शन जो है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, इसको सिक्योरिटी गेट बोला जाता है, या इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग बाउंड्री। लिमिटिंग बाउंड्री। ठीक है, यही है बॉर्डर आपके सेल का, जो कि साइटोप्लाज्म को बाहर की दुनिया से अलग रखता है। उसके बाद बेटा साइटोस्केलेटन, इसको सेलुलर स्कैफोल्ड या फिर इसको स्केलेटन ऑफ सेल बोला जाता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये हम डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर भी अपने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को सोलर पैनल बोला जाता है या सोलर सेल बोला जाता है, क्योंकि ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है प्लांट के लिए। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। वैक्यूल को बेटा स्टोरेज यूनिट बोला जाता है, या फिर वैक्यूल को एक और नाम से जाना जाता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस। वैक्यूल बेटा एक स्पेस है जिसके अंदर सेल को कोई भी चीज़ अभी बनी सेल के अंदर और उसकी सेल को उसकी जरूरत नहीं है, तो वो स्टोर हो जाती है कहाँ पर बेटा? वैक्यूल में। इसलिए उसको स्टोर हाउस बोलते हैं हम। ठीक है, ये वो स्टोर हाउस है जहाँ पे जो चीज़ सेल को अभी ज़रूरत नहीं है उसको स्टोर कर देगा, कहाँ पे? वैक्यूल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और बात याद कर सकते हो बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को मेन एरिना फॉर केमिकल रिएक्शन ऊपर लिखा था हमने, वो तो याद रखना ही रखना है। बाकी फंक्शन के बेसिस पे किचन ऑफ द सेल भी बोला जा सकता है। जैसे हमारे घर के किचन में बहुत कुछ पकता है, इसी तरीके से साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में भी पकती हैं चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको फंक्शन रिवाइज करा देगा। और ये सारे के सारी ऑर्गेनल्स, दोबारा सुन लो एक बारी, सारी की सारी ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट योर राइबोसोम और एक्सेप्ट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में नहीं होगी। ठीक है, चलो जी। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, किसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, और डायरेक्टली एनसीईआरटी में कोई भी पैराग्राफ या चार्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए यहीं से बेटा लिख लो। ऐसी ऑर्गेनल जिन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है वो लिखो। राइबोसोम, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल, ये तीन है जिसके ऊपर नो मेम्ब्रेन। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है इन तीनों पे। सिंगल मेम्ब्रेन किस किस पे होगी बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों रफ और स्मूथ दोनों आ जाएंगे। गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, इन सब पे सिंगल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खुद एक मेम्ब्रेन है, तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, बट स्टिल। ठीक है, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होता है? पेरोक्सिसोम भी ऐसा एक पैकेट है। ठीक है, पैकेट है बेटा। ठीक है, कैसा? लाइजोसोम जैसा। ये हम डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी लिस्टिंग कर लो। डबल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर है जिन पे डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर मेरे को आपको बोलना हो कि कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वही दोनों। नो मेम्ब्रेन वाले पे बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और डबल मेम्ब्रेन वाले पे बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर मैं आपसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक सिमिलैरिटी पूछूं अभी के अभी, तो आप एक आंसर कर पाओगे कि इन दोनों के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और भी बता पाओगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको तो। ठीक है जी, चलो।
तो बेटा इसी के साथ हमारा सेल का ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि हम हर लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। चलो बेटा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सेल हैज़ द आउटर थिन आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसने दिया? तो आपको याद होगा बेटा, ये शॉन ने दिया। ठीक है, शॉन जो कि एक जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, सिर्फ प्लांट सेल वॉल पे होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, पतली। तो ये सिर्फ एनिमल सेल की स्टेटमेंट है, और वो किसने दी? शॉन ने। उसके बाद द मेन एरिना फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, AIPMT का क्वेश्चन है, आंसर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वन टू सी अ लिविंग सेल? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, तो ल्यूवेनहॉक पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा सेल वॉल इज यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल का यूनिक फीचर है, ये किसने कंक्लूड किया? ये कंक्लूड किया बेटा शॉन ने ही, श्लिडन ने नहीं। तो वही मैं बता रहा था कि वो बॉटनिस्ट है तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए वहां लिख दिया था मैंने। अगला MCQ क्या कह रहा है? हु वाज द वन टू डिस्क्राइब दैट सेल डिवाइडेड, सेल ने डिवीजन किया एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो। और क्या आप स्टेटमेंट बता सकते हो कौन सी दी इसने? क्या स्टेटमेंट दी? ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी वो थी ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चेक करो बेटा क्या बोल रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल फिल्ड विद सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, व्हाट काइंड ऑफ सेल इज इट? वो कह रहा है कि अगर सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है तो ये कौन सा सेल हो सकता है? अरे साइटोप्लाज्म तो सेल का फीचर है ना, वो यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एक्सक्लूसिव फॉर द एनिमल सेल? वो कह रहा है कौन सी ऑर्गेनल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में दिखती है आपको? एनिमल सेल में सिर्फ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में दिखेगा, एनिमल प्लांट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में दिखता है। वैक्यूल प्लांट में दिखता है, एनिमल में जनरली एब्सेंट होता है, इफ प्रेजेंट स्मॉल एंड स्कैटर्ड। सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनल है जो एनिमल में दिखेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस इन। पेप्टाइड मतलब हो गया बेटा प्रोटीन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, छोटे छोटे प्रोटीन्स को पेप्टाइड बोला जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किसको बोला जाएगा? प्रोटीन फैक्ट्री को, विच इज राइबोसोम। क्या राइबोसोम पे मेम्ब्रेन होती है? आंसर करो, यस और नो। नो। क्या राइबोसोम बैक्टीरिया में मिलते हैं कि यूकैरियोट्स में मिलते हैं? दोनों में मिलते हैं। क्या बैक्टीरिया वाले बड़े होते हैं कि यूकैरियोट्स वाले? यूकैरियोट्स वाले। बैक्टीरिया वाले का साइज बता सकते हो क्या? 70s, और यूकैरियोट्स वाले का 80s। बहुत बढ़िया। उसके बाद अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत आगे जाके समझ में आता है बच्चों को, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू ही उतना बेसिक और इन डेप्थ दिया है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिपिड का सिंथेसिस बेटा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो राइबोसोम होते हैं, तो ये तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। एसईआर, ठीक है, लिपिड फैक्ट्री बोलते हैं इसको। याद आ रहा है कुछ? बहुत ही बढ़िया। अगला टॉपिक देखो जरा, अगले कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? इनमें से किस पे मेम्ब्रेन नहीं होती है? ठीक है, वही AIPMT का जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, राइबोसोम, लाइजोसोम, मीजोसोम्स या वैक्यूल, तो समझ में आ गई। राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, देयर विल बी नो मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया में इनमें से क्या नहीं मिलेगा? राइबोसोम मिलता है, मीजोसोम्स सर अभी आपने पढ़ा है नहीं तो पता नहीं, अगली क्लास में पता चल जाएगा कि होता है। अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलो आपको नहीं पता, तो एलिमिनेशन लगाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप ये तो 100% है कि बैक्टीरिया में नहीं होगा, वही पूछा है। तो मुझे जब ऑलरेडी आंसर पता है तो मैं कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करूंगा अपने लिए कि मीजोसोम्स को पकड़ के बैठ गए कि सर इसमें कंफ्यूजन थी इसलिए किया ही नहीं। अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना, वेन एवर यू सॉल्व MCQ अपनी नॉलेज पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी MCQ आपसे सॉल्व होंगे, वरना तो एग्जामिनर आपको फंसा लेगा बेटा। बहुत स्मार्टली पेपर बनाया जाता है, ठीक है, वो चाहते हैं आपको, एग्जामिनर ये सोच के पेपर बनाता है, ये सोच के ऑप्शन सेट किए जाते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाए कि आपको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। हो सकता है 4 ऑप्शन दिए हों, उन 4 ऑप्शन में से 3 के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन 4th के बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही आंसर होगा, तो भाई अपने कॉन्फिडेंस पे जाओ ना। ठीक है, अपनी नॉलेज पे बेटा कॉन्फिडेंस होना, भरोसा होना सबसे इंपॉर्टेंट है MCQ सॉल्व करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया न्यूक्लियर एनवलप। सेकंड अगला टॉपिक देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी, सेल ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन। तो विद मेम्ब्रेन दे दिया,
अब विद मेम्ब्रेन जैसे ही आया मेरे दिमाग में कुछ ऑप्शंस आ गए कि नो मेम्ब्रेन वाले में क्या है, तो देखो पहले में ही राइबोसोम आ गया, तो इस पे तो नो मेम्ब्रेन है, तो एलिमिनेशन लगा दिया राइबोसोम। दूसरे में क्या आ गया बेटा, दूसरे में भी राइबोसोम आ गया। तीसरे में राइबोसोम नहीं है, चौथे में फिर राइबोसोम आ गया, तो देखो मैंने एलिमिनेशन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको वाला चार्ट याद है तो आपको पता होगा कि लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस में सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन तो इनमें से किसी के पास नहीं है। ठीक है, सबके पास मेम्ब्रेन है, तो सबके पास मेम्ब्रेन है, वही क्वेश्चन था कि विद मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से किसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो देखो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन होगी, ये आंसर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन होगी, ये आंसर नहीं है। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन होगी, ये आंसर नहीं है। लाइसोसोम, लाइसोसोम पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। वो वाला चार्ट आप देखोगे जो मैंने आपको दिया है, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा था कि देखो हमारे बेसिक लेक्चर से ही, अभी मैंने सारे सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बेटा प्रीवियस ईयर के जो रिपीट हुए हैं, वरना आज की क्लास में मैंने आपको जितना डेटा दिया है उस डेटा से ही प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन आए हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं जो बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। कभी ऐसे घुमा के पूछ लेगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कभी वैसे पूछ लेगा, कभी तीसरे तरीके से पूछ लेगा, कभी मैचिंग बना देगा, तो कभी मल्टीपल करेक्ट वाले बना देगा, बट कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आप आंसर करोगे। ये ABCD बेटा चार आपको दिया, क्या दी हैं मैंने, फिगर्स दी हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताओगे कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर वो आप मेरे को बताओगे। ठीक है, तो बेटा आज का पहला लेक्चर सेल चैप्टर का खत्म हो चुका है। अगली क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे विच इज प्रोकैरियोटिक सेल, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे अच्छे से विद MCQs। ठीक है बेटा, बाकी आप इन वीडियो लेक्चर्स को बेटा शेयर करते रहो। ठीक है, शेयर करने में कमी नहीं आनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी बताना तो आप हल्का सा कोई भी कमेंट बॉक्स में साइन छोड़ दो, हर्ट जो है वो बना दो, या कोई भी आप साइन बता दो जिससे मुझे पता चल जाए कि आप रिसीविंग एंड पे मेरे कंटेंट को रिसीव कर रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक मिलना बेटा बीइंग अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। समझ में आ गई ये बात? तो अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जरूर शेयर कर दो इस लेक्चर को। और सेल यूनिट जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, और इन डेप्थ बहुत ही बढ़िया कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अगली क्लास तक पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।